नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस तरह से एक व्यक्ति को चिंता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इंग्लिश में एंजाइटी होती है, उसी तरह से एक राष्ट्र को भी एंजाइटी होती है। अब किसी भी राष्ट्र में दो प्रकार के नागरिक रह गए हैं। एक वो नागरिक हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात रहते हैं, एक वो नागरिकों का समूह है जो सोशल मीडिया पर तो नहीं रहता मगर जनधन खाते से डायरेक्टली सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके खाते में सरकार सीधे पैसा भेजकर उससे जुड़ी रहती है, उसका ख्याल करती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रहने वाला, विचरने वाला नागरिक है, उसका भी ख्याल सरकार करती है, या राजनीति करती है, या व्यवस्था करती है, या समाज करता है। समय समय पर उसे मीम की आपूर्ति करता है, तरह तरह के वीडियो की आपूर्ति करता है और स्लोगन की आपूर्ति करता है। इसी मार्च महीने में बीजेपी के ही एक सांसद सुभाष सरकार ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार को अमेरिका के खुफिया विभाग से कोई जानकारी मिली है कि टिकटॉक का जनता पर नकारात्मक असर हो रहा है, और क्या सरकार टिकटॉक को बैन करने पर विचार कर रही है। तब गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी जी ने कहा था, बैन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन करते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यही कहा कि ये सारी ऐप देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। 17 मार्च तक इस देश के गृह राज्य मंत्री को यही पता नहीं था कि इन सब ऐप के होने से हमारी देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंच रहा है। अपने बयान में रविशंकर प्रसाद कहते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, 29 जून को मंत्री जी ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोगों के डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत सरकार ने 59 ऐप बैन कर दिए हैं। जय हिंद। और इसी के साथ किसी ऐप को बैन करना या डिलीट करना राष्ट्रीय कर्तव्य का भी हिस्सा हो गया है। तभी तो मंत्री जी ने लास्ट में अपने ट्वीट के जय हिंद कहा। अब आप यह ना पूछें कि भारत माता की जय क्यों ना कहा। हो सकता है कि उनके अगले ट्वीट में भारत माता की जय का उद्घोष भी हो। जरा सब्र कीजिए, बात बात में अधीर होने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी, हम भी आए दिन किसी ना किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन अब से डिलीट करने के बाद लास्ट में जय हिंद या भारत माता की जय बोलना ना भूलें। भारत एक भावना प्रधान देश है, समझिए इस बात को। ब्लॉक और डिलीट किसी भी स्मार्टफोन के गरीब यूजर के ये दो हथियार और अधिकार हैं। इसके जरिए आप फोन के स्पेस में अपनी सीमा तय करते हैं कि आपका पर्सनल स्पेस क्या है, नेशनल स्पेस क्या है। और जब आप फोन में नेशनल स्पेस की रचना करते हैं तो एक सीमा का भी निर्माण करते हैं। उस वक्त आप यूजर या कंज्यूमर, ग्राहक नहीं रह जाते हैं। तब आप एक राष्ट्रवादी बन जाते हैं। डिलीट करना सिर्फ एक यूजर का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, एक नागरिक का प्रतिकार भी हो सकता है। जिस तरह संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में डिलीट लिखा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति एक सीन और एक शब्द की अभिव्यक्ति भी है। अटैक की जगह डिलीट है। डिलीट, 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 डिलीट हमारा नया कदम ताल है, मार्च ऑन है। डिलीट करना हमारी राजनीति का हिस्सा पहले से रहा है। ईस्वी सन 2014 के बाद से ही इसकी बुनियाद पड़ गई थी। आमिर खान के बयान को लेकर लोगों ने स्नैपडील के ऐप को डिलीट कर दिया था। बीच बीच में न्यूज़ चैनलों के ऐप को डिलीट करते रहे। पहले बीजेपी के समर्थकों ने इसका इस्तेमाल किया, फिर विरोधियों ने भी। लेकिन यहां तक डिलीट एक पॉलिटिकल एक्ट था, संबित पात्रा के इस ट्वीट से अब नेशनलिस्ट एक्ट हो गया है। डिलीट युद्ध घोष के हुंकारों में शामिल हो गया है। जंग का एक नया ऐलान है डिलीट। गूगल की दुनिया का नया बिगुल। गूगल में बड़ी ऊ वाला गुल है तो
तो बिगुल में छोटी ऊ वाली गुल। मजाक उड़ाने वाले तो कहते ही रहेंगे कि चीन ने हमारी जमीन दखल कर ली और हम घर बैठकर मोबाइल फोन पे ऐप डिलीट कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से सोचिए, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि कम से कम हम ऐप ही डिलीट करें। और क्या इस बात की गारंटी है कि यह किसी नए कदम की शुरुआत नहीं है? हो सकती है चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्तों के खराब होने की शुरुआत, जिसकी कामना देश में कई लोग कर रहे हैं राष्ट्रवादी भावनाओं के तहत, इसकी भी तो हो सकती है। और अगर इसका कुछ असर ना हुआ होता तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इतनी जल्दी कैसे बोल जाते कि हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान रखना चाहिए, उनके अधिकार का। ये सुनिए और ये भी समझिए कि भारत को क्या अब ये कहने का मौका मिल गया है कि जिस तरह से आप निवेशकों के अधिकार की रक्षा मांग रहे हैं, उसी तरह से क्या आप किसी नेशन के अधिकार की बात करना नहीं चाहेंगे? 中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。चीन की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल ऐप कंपनी हो या टेक्नोलॉजी कंपनी हो, जैसे हुआई है, ये सभी कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आती हैं और कानून में लिखा गया है कि सभी कंपनियों को कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश मानने चाहिए। तो ये जो चीनी कंपनियां हैं, एक तरह से चाइनीज स्टेट का एक एक्सटेंशन है। दूसरे देशों के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा करते हैं ये इस तरह की कंपनियां। इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जो सरकार ने डिसीजन लिया बैन करने का, ये काफी लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन था। यही नहीं, टिकटॉक कंपनी ने भी अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा है कि निखिल गांधी ने यह बयान जारी किया है कि भारत सरकार ने 59 ऐप पर अंतरिम रोक लगाने का जो ऑर्डर जारी किया है, हम उसका अनुपालन करने की प्रक्रिया में हैं। हमें सरकार की ओर से इस मामले से संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा सफाई पेश करने का निमंत्रण दिया गया है। टिकटॉक भारतीय कानून के डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा नियमों का पालन करता है और आगे भी करता रहेगा। टिकटॉक ने अपने भारतीय यूजर से जुड़ी जानकारियों को किसी विदेशी सरकार के साथ कभी साझा नहीं किया है और चीन भी इनमें शामिल है। टिकटॉक आगे भी ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारे लिए हमारे यूजर की निजता और गरिमा सबसे अहम है। अब जाने भी दीजिए, सीमा पर चीन हमारी संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मगर चीन के ऐप को लेकर आधिकारिक बयान तुरंत आ गया, जैसे ये कोई बहुत बड़ी घटना हो। है भी, टिकटॉक हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला कर रहा है या ये चीनी ऐप या लोगों के डेटा चुरा रहे हैं, ये कब पता चला? ये पहले क्यों नहीं पता चला? 17 मार्च तक क्यों नहीं पता चला, जब देश के गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ये ऐप बैन नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी के ही सांसद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या सरकार इसके बैन करने पर कोई विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने अभी तक आधिकारिक रूप से इतना ही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया है। अगर चीन ने सीमा पर अतिक्रमण किया है तो सीधे सीधे ये बात कहनी चाहिए कि चूंकि उसने हमारी सीमा पर अतिक्रमण किया है, इसलिए हम ये ऐप डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करना अगर राष्ट्रवाद है तो इसकी भावना सच्चाई से जुड़ी होनी चाहिए। सभी प्रकार के तथ्यों से, सत्यतापूर्ण तथ्यों से इसकी भावना जुड़ी होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि उन पत्रकारों की जान बच जाएगी जो अपनी जान जोखिम में डालकर कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 19 को ऑल पार्टी मीट में ये कहा था कि जो हमारा जितना भी एरिया है लद्दाख में, वो सारा सुरक्षित है।
उस एरिया में ना तो कभी चीनी आया है, ना चीनी है, ना चीनी का कोई भी वहां पर पोस्ट है। अच्छा, अगर सब कुछ हमारा सुरक्षित है, पहला सवाल ये उठता है वो बातचीत हम क्यों कर रहे हैं चीनी के साथ? हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, हमारे आर्मी के आला अफसर अलग अलग ओहदों पर चीनियों से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस को एंटी। इसका मतलब ये है जो पहले की थी पोजीशन, लोकेशन थी जहां आप थे और जहां हम थे, उस पे आप चले जाइएगा। पर वो तो हमारे एरिया में आए नहीं है। हम अपने एरिया में जहां भी है, हमें उससे क्या लेना है? अच्छा, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ यहां सुरक्षित है तो हमने लड़ाई का दायरा क्यों बढ़ा दिया है? आज हिंदुस्तान की सरकार ये कह रही है कि चाइनीज के हमने टिकटॉक और करीबन 60 ऐप्स जो है उनको बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हमको अब पता चल गया है कि वो देश की सुरक्षा को खतरा है। अच्छा, अगर आपको ये पता चल गया है, आपको ये पता क्यों नहीं चला कि आज की डेट में जो हमारी VSNL, जो ये टेलीकम्युनिकेशन करता है, जो हमारी डिफेंस की जो बातचीत की ग्रिड्स हैं, जो हमारी पावर की ग्रिड्स हैं, ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे ATMs चलते हैं, इन सब के अंदर हिस्से पुर्जे लगे हुए हैं चाइनीज के। क्योंकि उन्होंने हिस्से पुर्जे लगाए हैं, उनको पता है किस तरीके से इसमें साइबर अटैक करना है। साइबर अटैक क्या होता है कि वो अगर आपने दायरा बढ़ाया है, वो भी बढ़ाएगा, और वो साइबर अटैक करके आपके ATMs नहीं चलेंगे, आपके बैंक में काम नहीं हो पाएगा, आपकी लाइट्स चली जाएंगी, पावर बंद हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं, आपकी ट्रेन्स नहीं चलेंगी। तो देखिए, ये अब लड़ाई बढ़ा दी है बिना देश को बताए हुए कि ये क्यों हो रही है लड़ाई। सीमा पर जवाब देने से पहले सीमा के भीतर भी जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं आप। बस उन लोगों को इस बहस से दूर रखिए जिन्होंने चीन से माल मंगाने के ऑर्डर दे रखे, बल्कि उन लोगों से भी कहना चाहिए कि आपका राष्ट्रवाद क्या है। क्या आप चीन के खिलाफ इस व्यापारिक विरोध के जंग में अपने चंद हजार करोड़ का नुकसान नहीं उठा सकते? पहले भी तो आपने नोटबंदी और तालाबंदी में इस तरह के नुकसान उठाए हैं, तो अब आपको कौन सी ऐसी मजबूरी है जो ये कदम उठाने से रोक रही है? इन कंपनियों से पूछा जाना चाहिए, इन व्यापारियों से पूछा जाना चाहिए जिनकी कंपनियों में चीन के उद्योगपतियों ने निवेश किए हैं और जिन कंपनियों ने चीन से माल मंगाने के लिए ऑर्डर दिए। हमारे अनेक व्यापारियों के पास पुराना चाइना का स्टॉक रखा होगा। हमने उन सभी से आग्रह किया है कि 15 जुलाई तक उस चाइना का जो पुराना स्टॉक रखा हो उसको किसी भी प्रकार आप निपटाएं, और 15 जुलाई के बाद से पूरे देश में कहीं पर भी किसी दुकान पर चीनी सामान न मिले, इस बात को हम सब लोग सुनिश्चित करेंगे। इस तरीके की बयानबाजी से व्यापारियों का, इंपोर्टर का बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि चाइना से $100 बिलियन का व्यापार होता है हमारा। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, खिलौने, मेडिकल इक्विपमेंट और भी बहुत सारी आइटम हैं। और ये कोई काम 2 दिन में होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी जिसमें कि हमारे व्यापारियों ने जनवरी फरवरी के अंदर चाइना को एडवांस पैसा दिया हुआ है, और जो आज अरबों रुपए का माल हमारी पाइपलाइन में है और जो गोडाउनों में भरा पड़ा है, उस माल का क्या होगा? कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें चीन ने निवेश किया है, अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन कंपनियों को कब और किसने प्रमोट किया ये भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त उनके CEO डरे होंगे कि कहीं चीन का विरोध उनके दरवाजे तक ना आ जाए कि आप अपने निवेश के पैसे चीन को लौटा दीजिए।
ऐसी बात नहीं है कि इन कंपनियों के सीईओ राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन तब राष्ट्रवाद पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान से कोई पैसा इनकी कंपनियों में निवेश नहीं किया गया था। मगर इनको शायद ही इसका पता होगा कि हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जब इनके भीतर के राष्ट्रवाद की परीक्षा इस बात से भी ली जाएगी कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवादी हैं तो आप चीन के खिलाफ भी होकर दिखाइए, चीन का पैसा लौटा कर दिखाइए। क्या लौटा पाएगा कोई? क्या बात यहां तक पहुंचेगी? मुझे इसकी बात नहीं मालूम। क्या संबित पात्रा या बीजेपी या रविशंकर प्रसाद इसकी मांग करेंगे कि आपकी कंपनियों में जो निवेश हुआ है उसे कीजिए डिलीट डिलीट डिलीट? क्या ये निवेश अब डिलीट किए जा सकेंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चीज जो चीज है उसको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, मगर उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जो पिछले 5 साल में जो मोबाइल फोन की जो प्रोडक्शन जो भारत में जो 8 गुना बढ़ी है पिछले 5 साल में, वो ज्यादातर चीन के आयात से, चाइनीज रॉ पार्ट्स इनपुट से ही ये की गई है। 2 लाख करोड़ का एक इंडस्ट्री हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है, जिसे रविशंकर प्रसाद मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानते हैं। उसमें चाइनीज कंपनीज का बड़ा योगदान है। तो ये हमें सोच के चलना पड़ेगा। चीनी ऐप को लेकर दुनिया भर में विवाद होते रहे हैं। अमेरिका में भी टिकटॉक को खतरा माना गया है। 2017 में चीन ने एक कानून पास किया है जिसके तहत अगर वहां की सरकार अपनी कंपनियों से खुफिया जानकारी मांगेगी तो देनी पड़ेगी। ये मीडिया रिपोर्ट में मिला है। अमेरिका के सीनेट में एक बिल पेश किया गया है कि सरकारी डिवाइस से टिकटॉक बैन कर दिया जाए। अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी डिवाइस से टिकटॉक को हटा भी दिया है। अगर सीनेट का बिल पास हुआ तो सरकारी डिवाइस पे टिकटॉक रखना संभव नहीं होगा। अब भारत के टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक बात का जवाब देना चाहिए। दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी लगाने वाली, विकसित करने वाली कंपनी हुआवे को लेकर विवाद होते रहे हैं। कई देशों ने चीन की इस कंपनी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इस कंपनी को अनुमति दी है भारत में 5G टेक्नोलॉजी के विकास की। क्या तब उन्हें इस कंपनी से भारत की संप्रभुता को कोई खतरा लगा था? वो ये बता दें ताकि बाद में माहौल बदलने पर यह कहने की जरूरत ना पड़े कि इससे खतरा है। भारत सरकार ने अनुमति तब दी जब दुनिया के कई देश इस फोन कंपनी पर शक करने लगे। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2018 में हुआवे को बाहर निकाल दिया। न्यूजीलैंड ने भी हुआवे को 2019 में आने से रोका। जापान ने भी 2018 में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हुआवे को बाहर किया। नॉर्वे ने स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को चुना। हुआवे अलग अलग देशों में टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी देती है। ब्रिटेन में जॉनसन की सरकार ने इसी मई में एक फैसला किया है कि 2023 तक 5G के विकास में हुआवे कंपनी की भागीदारी 0 कर दी जाएगी। अमेरिका में मई 2019 में एक तरह का प्रतिबंध लगा। हुआवे के साथ बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस की अनुमति दी गई, मगर अब यह नियम भी बदल चुका है। उसी वक्त भारत ने इन तमाम प्रश्नों और आशंकाओं को दरकिनार करते हुए हुआवे को भारत में ट्रायल करने की अनुमति दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि किसी कंपनी को रोका नहीं जाएगा। 2017 में चीन ने डोकलाम में भारत को काफी तंग किया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के व्यापारिक संबंध अलग ट्रैक पर आगे बढ़ते रहे। भारत ने उसके बाद चीन से सरदार पटेल की मूर्ति मंगवाई। अब कई लोग सोशल मीडिया पे यह भी हल्की बात कर रहे हैं, क्या चीन की मूर्ति वापस कर दी जाएगी? इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। मूर्ति इतनी हल्की नहीं है कि आप किसी को वापस कर दें। वो काफी बड़ी और अच्छी मूर्ति है।
2014 में जब हम चीन के राष्ट्रपति को साबरमती के तीरे झूला झुला रहे थे, तब भी लद्दाख की तरफ चीन की सेना ने घुसपैठ जैसी हरकत की थी। उसकी सेना का दबदबा बढ़ता रहा, खबरों में ये हेडलाइन छपती रही कि झूला भी झूल रहे हैं और चीन की सेना गर्दन पर पहुंची भी है। लेकिन उस वक्त जनमत के दबाव में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से चीन को कहा था कि ये सीमा पर जो हरकतें होती हैं उसे लेकर स्पष्ट राय बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से चीनी राष्ट्रपति की मौजूदगी में शायद ही किसी ने ऐसी बात कही हो। ये और बात है कि सर्वदलीय बैठक के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसमें प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। ये और बात है कि मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन का जिक्र नाम ना लेने से ना हो, ऐसा कहां होता है। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। 2014 के बाद से ही चीन के साथ जो व्यापार था वो तेज गति से एक तरफा होता चला गया। चीन से आयात बढ़ने लगा। 2018 में कॉमर्स के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यह व्यापार एक तरफा हो गया है। चीन से हम ज़्यादा आयात कर रहे हैं, अपना माल बहुत कम निर्यात कर पा रहे हैं। यही नहीं, जो नेशनल सोलर मिशन है उसकी 84% चीज़ें चीन से आयातित हो रही हैं। इन पर डंपिंग शुल्क लगाने की ज़रूरत है, एंटी डंपिंग। 2 साल बाद जाकर 2-4 दिन पहले ऊर्जा मंत्री ने ये बात कही है कि उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। कहाँ तो इस पर सबसे पहले फैसला होना चाहिए था, लेकिन फैसले की जद में आ गया टिकटॉक। व्हाट्सएप का प्रसार भारत में खूब हुआ, लेकिन इसमें लिखने की क्षमता सबके पास नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग से आगे नहीं लिख पाते थे। उतनी ही संख्या में ऐसे लोग थे जो 1-2 लाइन लिखने में ही जिनके पसीने छूट जाते थे। ऐसे लोगों के लिए लॉन्च किया गया मीम, यानी तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए इनसे संवाद कायम किया गया। लेकिन ये अपनी तरफ से बातें या संवाद किस माध्यम से करें, इसका उदय अभी नहीं हुआ था। और इसी का फायदा उठाने के लिए लॉन्च हुआ टिकटॉक। इससे 2 बातों का पता चलता है कि टिकटॉक ने भारत की ज़रूरतों को किस तरह से समझा, और दूसरा, भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी गई गुजरी है कि उसने एक बड़ी आबादी को सिर्फ नाम और दस्तखत करने के लायक ही शिक्षित किया है। उसकी अभिव्यक्तियां इतनी सीमित हैं कि वो 10 लाइन या 20 लाइन या लंबे लेखों को ना पढ़ पाती है, ना खुद से अभिव्यक्त कर पाती है। टिकटॉक इसी गैप के बीच में आता है और एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिसके जरिए न सिर्फ प्रतिभाएं सामने आती हैं, लेकिन हमारे भीतर की कुंठाएं, संकीर्णताएं भी सामने आती हैं और एक नए तरीके के विजुअल दस्तावेज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। मगर अब इसके डिलीट हो जाने के बाद वो विजुअल डॉक्यूमेंट कहाँ गया, किसके पास गया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यह अवसर उपलब्ध कराया कि इसमें केवल आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल कर इसकी तकनीक के सहारे अपने को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इसमें फीडबैक्स भी त्वरित हासिल हो जाता है और उस त्वरित फीडबैक के आधार पे आपकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है और आप स्टार हो जाते हैं। फिर स्टार का दर्जा हासिल होने के बाद इसके प्रभाव को अन्य क्षेत्रों में भुनाने की भी कवायद चलती है, जैसे चुनाव में भी इसके प्रभाव को भुनाने की कोशिश की गई। इसने व्यापक और ऐसे तबके को
अवसर उपलब्ध कराया गया है जो लगभग हाशिए पे थे या जिनको जो अवसर से वंचित थे, जिन तक संचार माध्यम या प्रदर्शनकारी माध्यम पहुंच नहीं थी, तो इन्होंने इस माध्यम का उपयोग कर व्यापक जनता के बीच में अपनी पहुंच बनाई, यानी एक समावेशी मंच सबको उपलब्ध कराया और इससे थोड़ा बहुत धन भी अर्जित करने में वो कामयाब हो सके। लेकिन इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इसने कुछ चिंताजनक और आपत्तिजनक स्थितियों के बारे में भी इशारा किया, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें और ऐसे वीडियो इस पे बनाए गए जो नहीं बनाने चाहिए थे, और एक तरह से स्त्रियों को बहुत ही गलत संदर्भ में चित्रित करने का या छोटे बच्चों को बहुत ही गलत संदर्भ में चित्रित करने का भी वीडियो हमारे सामने आया। अब टिकटॉक जैसे माध्यम हमारे समाज के भीतर घटित हुए हैं, यानी इसके उपयोगकर्ता हमारे समाज के ही सदस्य हैं। अब समाज के ही तरह इसके भी अच्छाई और बुराई से इसका उपयोग होता है। कोई दिलचस्प और मनोरंजक वीडियो भी तैयार हो सकता है, तो कोई बहुत आपत्तिजनक, इरिटेट करने वाला और बोरिंग वीडियो भी हो सकता है। तो जैसे उपयोग करता है वैसे इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। ये माध्यम का दोष कम है और हमारे समाज में व्याप्त जो अन्य तत्व, सभी तरह के तत्व हैं, उसका दोष अधिक है। इसलिए बहुत आहत होने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक चला गया तो जाने दीजिए, कुछ और तरह का टॉक आ जाएगा। हम टॉक ही तो कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल भी टिकटॉक हैं, वहाँ खबर नहीं है, 4 लोग आके टिकटॉक करते रहते हैं और टॉक करते करते झगड़ जाते हैं। तो ये भी अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा रहे कि समाज में सूचनाओं के प्रसार का तरीका पहले से कुछ बेहतर हो, कुछ नया आए तो देखा जाए। तो इस तरह के बदलावों से ज़्यादा आहत होने की ज़रूरत नहीं है। स्वागत करने का जी चाहे तो कर लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। दिल्ली दंगों के दौरान अल हिंद अस्पताल के मालिक डॉक्टर M.A. अनवर के बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग होती थी और उनकी इस बात की तारीफ की जाती थी कि हिंसा के उस माहौल में भी डॉक्टर अनवर अपने अस्पताल में टिके रहे और 600 से अधिक लोगों का इलाज किया। डॉक्टर अनवर का भी नाम चार्जशीट में आया है। एक 22 साल के दिलबर नेगी की हत्या के आरोप में उनका नाम आया है। सौरभ शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए। ये तमाम तस्वीरें उन घायलों की हैं जो दंगों में हिंसा के शिकार हुए थे। किसी का तलवार से हाथ काट दिया गया तो किसी के सिर पर पत्थर से वार किए गए। जरा इस महिला के चेहरे पर लगी चोटों को देखिए। इसकी ये हालत दंगाइयों ने की है। ऐसे ही दंगों में घायल हुए लगभग 600 पीड़ितों का इलाज मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनवर ने बिना पैसों के किया है। मगर दिल्ली पुलिस मानती है कि डॉक्टर अनवर दंगों की साजिश में शामिल थे। डॉक्टर अनवर ने महिला बच्चों समेत कुछ गोली से घायल दंगा पीड़ितों का इलाज किया था। डॉक्टर अनवर ने सभी दंगा पीड़ितों का मुफ्त में इलाज किया था। शिव विहार में वेटर दिलबर नेगी की हत्या वाली चार्जशीट में डॉक्टर अनवर का नाम डाल दिया गया। दिलबर नेगी को दंगाइयों ने 24 फरवरी को जिस होटल में वो काम करते थे उसी में जलाकर मार दिया था। हालांकि डॉक्टर अनवर आरोपी नहीं है, उनका बस नाम है। दिल्ली पुलिस ने दिलबर नेगी की मौत के लिए 12 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में लिखा है कि ब्रिजपुरी पुलिया पर फारूखिया मस्जिद में हो रहे एंटी सीएए प्रदर्शन को डॉक्टर अनवर ने आयोजित किया था। चार्जशीट में लिखा है कि इस प्रदर्शन में मुसलमानों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काया जाता था और कहा जाता था कि आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। दिल्ली दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी। 25 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने शरूर मंडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अल हिंद अस्पताल से घायलों को लाने के लिए दिल्ली पुलिस से जीटीबी अस्पताल से एम्बुलेंस भेजने का आदेश दिया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकारा भी था। डॉक्टर अनवर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि मेरा फारूखिया मस्जिद पर चल रहे प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी भी प्रदर्शन का आयोजक नहीं। मैंने पुलिस के कहने पर कई बार लोगों से रास्ता खोलने की अपील भी की। मैं रास्ता बंद करने के खिलाफ था। मैंने लोगों का इलाज किया, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है।
मैं हतपर्व हूँ कि मेरा नाम जो है दंगे में दिया जा रहा है, जबकि मेरा दंगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का यह नहीं है। और लोकल पुलिस को तो जब भी ज़रूरत मेरी पड़ी है, जहाँ सेवा, मैंने पुलिस के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। लेकिन आज पुलिस का रवैया देख के कि मेरे ही खिलाफ जो मेरा पेशा है उसको बदनाम किया जा रहा है, मुझे अपने साथियों के दरमियान बदनाम किया जा रहा है, समाज के दरमियान, डॉक्टरों के दरमियान बदनाम करके मेरा मोरल ये किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हर सच्चाई, जब भी आदमी सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो कुछ न कुछ रुकावट होती है और अंततः सत्य का विजय होता है। दंगों में जिनका सब कुछ घर बार जलकर राख हो गया, उन्हें डॉक्टर अनवर ने अपने अस्पताल में ही हालात ठीक होने तक पनाह भी दी थी। 4 जून को फाइल की गई चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि उन्होंने, यानी दिल्ली पुलिस ने अब तक अनवर से पूछताछ नहीं की है, जबकि अनवर की माने और जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस फरवरी से लेकर के जून तक कई बार डॉक्टर अनवर से पूछताछ भी कर चुकी है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर अनवर का फोन भी सीज कर रखा है। सवाल यही उठता है कि दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों गलत चार्जशीट में लिख रही है कि 4 जून तक उन्होंने अनवर से पूछताछ नहीं की है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस की जांच एक तरफा है? नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।